हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई बिना बात किए हम अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। थोड़ा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको जो पिछली वाली बातें हैं वो थोड़ी रिवाइज हो जाए। हमने बात की थी विलयन की और मैंने कहा था विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये मैंने आपसे ये भी कहा था कि विलय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। मैंने कहा था विलय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है और जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्थाओं खो देता है। विलायक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है, जिसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, और जो अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में बनाए रखता है। और मैंने कहा था विलायक की और विलयन की जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो बिल्कुल क्या होती है, समान। फिर मैंने बात की समांगी मिश्रण के बारे में। मैंने कहा था कि जिसमें विलय और विलायक के बीच की जो सीमा है अगर आपको दिखाई नहीं देती है उसे बोलोगे आप होमोजीनस मिक्सचर, उसमें दिखाई दे जाती है उसे बोलोगे आप हेटेरोजीनस मिक्सचर, यानी उसे बोलोगे आप विषमांगी मिश्रण। फिर मैंने कुछ आपको बताया था द्विअंगी विलयन के बारे में कि जिसमें एक ही सोल्यूट, अगर एक ही सोलवेंट है उसे बोलोगे आप द्विअंगी, अगर दो सोल्यूट एक सोलवेंट है उसे बोलोगे त्रिअंगी, चतुरंगी, इस प्रकार बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमको जो हमारा सिलेबस पढ़ना है ओनली पढ़ना है द्विअंगी विलयन। फिर मैंने आपसे कहा था कि अपने पास जो द्विअंगी विलयन है वो टोटल 9 प्रकार के होते हैं। और वो प्रकार किस प्रकार होंगे, हमारे पास विलायक द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, और विलय भी क्या हो सकता है, द्रव, गैस और ठोस। टोटल कॉम्बिनेशन कितने थे अपने पास, 9, और 9 के 9 कॉम्बिनेशन मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझाए थे। क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं द्रव द्रव सॉल्यूशन की, जैसे हम मान लो विलायक आपके पास द्रव है तो आपके पास विलय क्या हो सकता है, ठोस। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl इन वाटर, सुगर इन वाटर, जैसे द्रव का द्रव के साथ, जैसे मान लो एथिल अल्कोहल इन वाटर, गैस का द्रव के साथ जैसे सोडा वाटर में CO2। फिर अपने बताया था ठोस, ठोस में क्या हो सकता है, अगर मान लो ठोस ही सोल्यूट है और ठोस ही सोलवेंट है, उसका एग्जाम्पल बताया था मैंने अपने पीतल, जिसे कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, कांसा कॉपर और टीन से मिलकर बनता है, ये बताया था। अगर मान लो आपके पास जो विलय है वो तो द्रव हो और आपके पास सोलवेंट क्या हो, ठोस, उसका एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको अमलगम, क्योंकि आप में मरकरी लिक्विड होती है और धातु अपने पास क्या होती है, सॉलिड। अब मान लो आपके पास सोल्यूट क्या हो, गैस, और वो अपने पास क्या हो, मतलब सोलवेंट क्या हो अपने पास, ठोस, तो उसका एग्जाम्पल बताया था मैंने हाइड्रोजन, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम बताया था, जो कि उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण में काम आता है, अपचयन में काम करता है। इसके अलावा मैंने आपको गैस के बारे में बताया था कि गैस का गैस के साथ क्या होगा, जैसे H2+N2। जैसे अपने पास लिक्विड का गैस के साथ क्या होगा, जब अपने पास कोरा होता है उसमें वाली बात। इसके अलावा सॉलिड का गैस के साथ क्या होगा, जैसे अपने धूल के कण है। ये टोटल 9 प्रकार के सोल्यूशन आपको बताए गए थे। उसमें मैंने कहा था कि हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है। फिर मैंने आप थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी, वो मैंने आपको बात समझा दी थी। फिर हम बात कर रहे थे सांद्रता इकाइयों के बारे में, और मैंने कहा था सांद्रता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है भाई, सांद्रता। फिर सांद्रता को हमने 2 भागों में बांटा था, ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी थी, भार भार प्रतिशतता, वो भार आयतन प्रतिशतता, आयतन आयतन प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये थी भाई। और मैंने कहा था कि जिसमें आयतन संबंधी को टर्म उपस्थित होंगी वे सभी की सभी इकाइयां कौन सी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्योंकि हमारा चार्ल्स नियम क्या कहता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डायरेक्ट डिपेंड करता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा भाई। फिर हमने बताया थी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उसमें थी अपने पास भार भार प्रतिशतता, मोल भिन्न, मोललता और ppm W/W का, ये बात कर ली थी मैंने। क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं था, आयतन नहीं था, इसलिए वो क्या थी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इन दोनों के आपस में हमने क्या देखे थे भाई, इंटर रिलेशनशिप। उसकी मैंने PDF आपको सेंड कर दी गई है, उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको दी है। सब विद्यार्थी उस एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश जरूर करें भाई। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए तैयार हूं। यहां तक की बात हमने कर चुके। अब अपन अपनी स्पीड को धीरे करते हैं, क्योंकि ये जो मैंने बताया था वो मैं पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ बात करेंगे स्पेशल वाली, क्योंकि मैंने आपसे कहा है हमको हमारा जो टॉपिक पढ़ना है उसमें हमको पढ़ने थे सॉल्यूशन, जो हम पढ़ चुके, हमको पढ़ने थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो भी हम पढ़ चुके, हमको पढ़नी थी कंसंट्रेशन टर्म, वो भी हम पढ़ चुके। अब जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ेंगे भाई वेपर प्रेशर की तरफ, यानी वाष्प दाब की तरफ। और उसमें 2 नियम आएंगे, एक नियम आएगा हेनरी का और एक नियम आएगा राउल्ट का। और राउल्ट का नियम लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है भाई। लेकिन उससे भी पहले मुझे एक टॉपिक डिस्कस करना है, क्योंकि वो जो हेनरी का नियम है उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहले हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम हेनरी नियम की और उसके बाद हम राउल्ट नियम की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में कि वो टॉपिक है कौन सा। तो सुनो भाई ध्यान से, आज मैं आपको कुछ विलयनों के बारे में बता रहा हूं और उस विलयन की जानकारी आपको होनी भी चाहिए भाई। तो सबसे पहले सुनो मैं किस की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको वो अपने पास है भाई तनु विलयन। कुछ विलयनों के बारे में बताया जाएगा आपको। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, तनु विलयन।
और तनु विलयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं आज हम पहले बात करेंगे कि सर तनु विलयन क्या है। देखो, आप जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हो, अगर आपने 11th में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया है तो आपने देखी होंगी जो बोतल के ऊपर ऐसा लिखा होता है, जैसे अगर आपने बोतल देखी है, बोतल पे ऐसे लिखा होता है डाइल्यूट HCl। अगर आप देखी हो बोतल तो बोतल पे ऐसा लिखा होता है कंसंट्रेट H2SO4 लिखा हुआ था। एक तो लिखा होगा डाइल्यूट और एक लिखा होगा कंसंट्रेट। इसे तो बोलते हैं हिंदी में तनु, इसे हिंदी में बोलते हैं सांद्र। इन दोनों का मतलब है क्या भाई? हम जब विलयन पढ़ ही रहे हैं तो हमें डाइल्यूट के बारे में और हमें कंसंट्रेट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी हमको ये पता होना चाहिए कि तनु विलयन तो क्या होते हैं और सांद्र विलयन क्या होते हैं। और क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा काम आएगा, इसलिए मैं आपको एक तो तनु विलयन के बारे में और एक सांद्र विलयन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। भाई सुनो ध्यान से। अब किसी विद्यार्थी को तो पता होगा और किसी विद्यार्थी को पता नहीं होगा। पता नहीं है वो भी सुन लो और जिनको पता है वो भी एक बार फिर सुन लो। पहली बात तो ये, सर तनु विलयन का मतलब होता क्या है? व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है क्या? देखो, मैंने आपसे कहा था कि आपका जो सॉल्यूशन है, जानते हो सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विलयन। आपका जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन से? एक तो बनेगा सोल्यूट और एक होगा अपने पास सोलवेंट। यही बात है भाई आपका जो विलयन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। एक कंपोनेंट तो होगा हमारे पास सोल्यूट यानी विलय होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? विलय। और एक कंपोनेंट होगा हमारे पास सोलवेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? विलायक। यानी आपका जो विलयन है वो या तो विलय और विलायक दोनों से मिलकर बनेगा। यही बात कि आप चाहे कोई सा ही विलयन बनाओ, उसमें एक तो विलय होगा और एक विलायक होगा। अगर आप सॉल्यूशन कौन सा ले रहे हो भाई? बाइनरी। यानी अगर आप द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हो तो उसमें एक तो विलय होगा और एक विलायक होगा। बात सही है। अब सर आप कह रहे हो तनु विलयन के बारे में, यानी यहां पर भी क्या आ गया? विलयन। अगर यहां पर भी विलयन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें भी सोल्यूट होगा और इसमें भी क्या होगा भाई? सोलवेंट। क्योंकि विलयन तो तभी बन सकता है जब उसमें या तो विलय हो और साथ में क्या हो भाई? विलायक। यानी दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? विलयन का। और हम किस विलयन की बात करें? द्विअंगी विलयन की। और द्विअंगी विलयन क्या होते हैं? जिसमें एक तो विलय होता है और एक विलायक होता है। क्लियर है बात? अगर ये विलयन है तो ये बात तो पक्का हो गई कि इसमें एक तो विलय होगा और साथ में क्या होगा भाई? विलायक। अब सर ये तनु का मतलब क्या है? विलयन की बात तो पता लग गई आपको। अब हमको देखना है इस डाइल्यूट का मतलब क्या है। तो सुनो, तनु विलयन उस विलयन को कहा जाता है जिसमें विलय की मात्रा, सुनना, जिसमें जो विलय की मात्रा है वो तो होती है कम और विलायक की मात्रा क्या होती है भाई? ज्यादा। यानी विलायक की मात्रा तो होगी अधिक और विलय की मात्रा क्या होगी? कम। उस विलयन को बोला जाता है भाई तनु विलयन। यानी तनु विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, परिभाषा सुनना ध्यान से, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में कम होती है, उस विलयन को क्या बोलते हैं हम? तनु विलयन। उस विलयन को क्या बोलते हैं हम? डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में कम होती है, उस विलयन को बोलते हैं हम तनु विलयन। उस विलयन को क्या बोलते हैं हम? तनु विलयन। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्या कहा गया कि आपको 100 ml का, आपसे कहा गया कि आपको 100 ml का HCl का सॉल्यूशन बनाना है। आपसे कहा गया कि आपको 100 ml का HCl का तनु विलयन बनाना है। क्या बनाना है भाई? तनु विलयन बनाना है। तो आप क्या क्या काम लोगे? तो आप क्या करोगे? अगर उसने तनु विलयन के बारे में कह दिया, सुनना चीजों को ध्यान से, तनु विलयन क्या है? जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में कम होती है, उस विलयन को बोलते हैं हम तनु विलयन। आपसे कहा गया कि आपको 100 ml HCl का तनु विलयन बनाना है। इसका मतलब क्या होगा? ये HCl क्या है? यहां पे विलय है। विलयन बनाना है तो साथ में क्या लोगे आप? वाटर। और वाटर क्या होगा भाई? विलायक। पता है ना आपको इस चीज को कि वाटर तो 90% विलायक का ही काम करता है। तो आपको 100 ml HCl का वाटर के साथ क्या बनाना है भाई? 100 मिलीलीटर, टोटल 100 मिलीलीटर चाहिए, उसका वाटर के साथ क्या बनाना है आपको? तनु विलयन। आप कैसे बनाओगे? मैंने कहा है विलय की मात्रा होगी कम और विलायक की मात्रा होगी ज्यादा। तो आप क्या कर सकते हो? या तो लोगे 10 ml HCl और साथ में 90 ml क्या ले लोगे आप? वाटर। या आप ये कह सकते हो
20 ml HCl और 80 ml क्या ले लोगे आप, वाटर। यानी आपको विलय की मात्रा लेनी है कम और विलायक की मात्रा क्या लेनी है, ज्यादा। तब जाके जो आपका विलयन बनेगा उस विलयन को बोलेंगे हम तनु विलयन। इन तनु विलयन में विलय की जो मात्रा है विलायक की मात्रा की तुलना में अत्यंत कम होती है, इस विलयन को बोलते हैं तनु विलयन। तो शायद आपको तनु विलयन के बारे में जानकारी पता लग गई होगी कि तनु विलयन किसे कहते हैं। वापस बोल रहा हूं, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में कम होती है उस विलयन को बोला जाता है तनु विलयन, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है बात? ये तो बात होगी तनु विलयन के बारे में। दूसरा हमारे पास जो विलयन है वो विलयन है अपने पास सांद्र विलयन। दूसरा हमारे पास जो विलयन है वो विलयन है हमारे पास सांद्र विलयन। कौन सा विलयन? सांद्र। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। दूसरा विलयन कौन सा हमारे पास? सांद्र विलयन। पता लग गया होगा अब सांद्र विलयन क्या है, कि जिसमें विलय की मात्रा, सुना ध्यान से बात, विलय की मात्रा कोमा विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा के लगभग समान या अधिक हो जाए। यानी जिसमें आप सोल्यूट लोगे, मैं कहूंगा तनु विलयन तो क्या था, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम थी विलायक की मात्रा ज्यादा थी, उसे बोले थे आपने तनु विलयन। सांद्र विलयन क्या है? जिसमें विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा या तो बिल्कुल बराबर सी हो या विलय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में क्या हो, थोड़ी ज्यादा होगी, पूरी ज्यादा नहीं होगी, उस विलयन को बोलेंगे हम सांद्र विलयन। उसे क्या बोलेंगे हम? सांद्र विलयन। मतलब सांद्र विलयन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें विलय की मात्रा या तो विलायक की मात्रा की लगभग बराबर है या उससे क्या है, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने 50 ml एथिल एल्कोहल ले लिया और उसमें मिला दिया 50 ml वाटर, बताओ कंसंट्रेट सॉल्यूशन तैयार हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जो आपके पास सोल्यूट है और आपके जो पास सोलवेंट है उनकी मात्रा लगभग क्या है, इक्वल। और जब मात्रा लगभग इक्वल होती है उस विलयन को बोलते हैं हम सांद्र विलयन, या उसे बोलते हैं इंग्लिश में कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये दो विलयन की कहानी थी जो मैंने आपको समझाई है। तनु विलयन तो क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक। सांद्र विलयन क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा या तो विलायक की मात्रा के लगभग बराबर होगी या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, उस विलयन को बोलते हैं हम सांद्र विलयन। उस विलयन को क्या बोलते हैं हम? सांद्र विलयन। ध्यान से देख लीजिए टॉपिक को। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ तनु विलयन के बारे में और सांद्र विलयन के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप कहोगे वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक होती है उस विलयन को बोलते हैं हम तनु विलयन, और वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा के लगभग बराबर या उससे अधिक हो जाती है उस विलयन को बोलते हैं हम सांद्र विलयन। और ये तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या है ये आपको पता लग गया। अब हमको जो बात करनी है वो बात करनी है भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो टॉपिक अपने पास वो आपके एनसीईआरटी में है। टॉपिक कैसे कैसे? ठोसों की द्रवों में विलेयता। हमको क्या करना है? पहला टॉपिक ठोसों की द्रवों में विलेयता। आपके पास दो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, एक टॉपिक तो ये है और दूसरा टॉपिक ये है भाई गैसों की द्रवों में विलेयता। दो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के और ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट। इसमें मैं ये कहूं तो ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर आपका हेनरी का नियम आ जाएगा। इस टॉपिक पर गैसों की द्रव में विलेयता जो है उस पर ही आपका हेनरी का नियम आधारित होता है। हेनरी नियम, हेनरी का जो नियम है वो इसी टॉपिक से आएगा भाई, गैसों की द्रव में विलेयता से। लेकिन आपके सिलेबस में दो है, एक तो ठोसों की द्रव में विलेयता और एक आपके सिलेबस में है गैसों की द्रव में विलेयता। ये कहना क्या चाहता है वो बात अभी आपको पता लग जाएगी। तो आपके सिलेबस में दो टॉपिक है, पहला टॉपिक अपने पास ठोसों की द्रव में विलेयता और दूसरा टॉपिक हमारे पास गैसों की द्रव में विलेयता। एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बारे में जो भी पॉइंट है वो डिस्कस कर लिए जाएंगे भाई। देखो यहां पर जो ये लिखा हुआ है ठोस, ये किसको दिखाता है भाई? सोल्यूट को। और ये जो द्रव है वो किसको दिखाता है भाई? सोलवेंट को। यानी यहां पर जो द्रव है वो विलायक है और आपके पास जो ठोस है वो विलय है। यहां पर भी आपका जो द्रव है वो विलायक है और आपके पास जो गैस है वो क्या है भाई? विलय। यानी आप जो विलयन ले रहे हो आपको पता है अगर ये विलायक है तो ये जो विलयन होगा वो कौन सा विलयन होगा भाई? द्रव विलयन। बताया था मैंने आपको, जब विलायक द्रव होता है तो उस विलयन को क्या बोलते हैं? द्रव विलयन। जब विलायक ठोस होता है उसे बोलते हैं ठोस विलयन और जब विलायक गैस होता है उसे बोलते हैं हम गैस विलयन। कहने का मतलब ये आपका सोलवेंट तो ये होगा, उस सोलवेंट में एक बार क्या मिलाओगे आप? सॉलिड, और एक बार क्या मिला दोगे आप? गैस।
इनकी परिनियम को विलेयता। यानी जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे, यानी जब किसी आप सॉलिड सोल्यूट को, यानी जब आप किसी सॉलिड विलय को अगर लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाओगे तो उसकी विलेयता पर क्या असर होगा, और जब आप किसी गैस को अगर लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाओगे तो उसकी विलेयता क्या होगी या किस प्रकार वो विलय होगा, इसको समझाने के लिए जो साइंटिस्ट था हेनरी ने एक नियम दिया था, उस नियम को बोलते हैं हम हेनरी नियम। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ठोसों की दरों में विलेयता, उसके बाद पढ़ाया जाएगा आप गैसों की दरों में विलेयता, उसके बाद बात करेंगे हेनरी नियम की, और एक नियम और आता है उस नियम को बोलते हैं हम राउल्ट नियम। इन नियमों की हम क्या करेंगे भाई, चर्चा। तो पहला टॉपिक डाल देते हैं हम, ठोसों की द्रव में विलेयता। पहला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, ठोसों की द्रव में विलेयता। इंग्लिश में लिखे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड, सोल्यूट कह सकते हो उसको, ये सोल्यूट होगा, विलय होगा ये, इन लिक्विड सॉल्वेंट। यानी आपके पास विलय है वो तो ठोस अवस्था में है, और जो विलायक है वो किस अवस्था में है भाई, द्रव अवस्था में। अब सुनो बात ध्यान से, टॉपिक पता लग गया आपको, हमको पढ़ना है ठोसों की द्रव में विलेयता। अब सुना ध्यान से, मान लो, क्योंकि ये जो टॉपिक है उससे एक 3 प्रकार के विलयनों की आपको जानकारी मिलेगी। अभी मैंने आपको 2 विलयनों की जानकारी दी है। एक विलयन बताया मैंने आपको तनु विलयन, जिसमें मैंने आपसे कहा है उस विलयन में विलय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। फिर मैंने बात की थी सांद्र विलयन की, मैंने कहा वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा या तो विलायक की मात्रा के लगभग बराबर होती है या उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, उस विलयन को बोला था हमने सांद्र विलयन। क्लियर है। अब आप जब सॉलिड सोल्यूट लोगे, यानी अगर आपके पास विलय ठोस है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो चीनी ले लिया आपने नमक ले लिया, जो भी है, अगर आपके पास विलय ठोस है और विलायक द्रव है, तो उस स्थिति में 3 प्रकार के विलयन बनने की संभावना होती है। कितने प्रकार के विलयन बनेंगे उस स्थिति में, 3 प्रकार के। क्या, कौन से? जब आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हो, सुना बात ध्यान से, जब आप कभी ठोस विलय को द्रव विलायक में घोलते हो तो कुल 3 प्रकार के विलयन बनते हैं। कितने प्रकार के विलयन बनते हैं? 3 प्रकार के। और देखो 3 प्रकार के विलयन कौन कौन से। एक तो होता है अपने पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा भाई, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं हम असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं इसे हम? असंतृप्त विलयन। क्या होता है अभी आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अपने पास होता है भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हिंदी में संतृप्त विलयन। और एक अपने पास होता है भाई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं हम अति संतृप्त विलयन। सुनो बात ध्यान से, जब आप किसी सॉलिड सोल्यूट को जब आप लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाते हो तो टोटल 3 प्रकार के विलयन बनने की संभावना होती है। एक विलयन तो होता है अपने पास असंतृप्त, एक विलयन होता है अपने पास संतृप्त, और एक विलयन होता है अपने पास अति संतृप्त। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हो, असंतृप्त विलयन से आप क्या समझते हो, अति संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हो। तो उसके लिए हमें इन तीनों विलयनों की जानकारी होनी चाहिए कि ये विलयन तो क्या है, ये विलयन क्या है और ये विलयन क्या है। सुनो बात ध्यान से, ये कब होगा? जब आपके पास सोल्यूट तो क्या होगा भाई, सॉलिड, और आपके पास सॉल्वेंट क्या होगा भाई, लिक्विड। उस कंडीशन में ये बनेगा भाई, 3 बनेंगे, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। क्लियर है। अब सुना ध्यान से बात, पहले तो मैं आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाऊंगा और उसके बाद आपको एक जनरल एग्जांपल देके इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, जिससे आपकी इस टॉपिक पे जो पकड़ है वो स्ट्रांग हो जाएगी भाई। अब सुनो ध्यान से बात, मैं एग्जांपल लेता हूं भाई। मान लो आपके पास ये जग है, ये आपके पास जग है, ये लो भाई जग बना दिया, ठीक है। इस जग में मान लो आपने 100 ml पानी भरा हुआ है। क्या भर लिया आपने? 100 ml वाटर। वाटर भरना भी था हमको क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड। अब मान लो आप इसमें 1 चम्मच यानी 1 स्पून लिख दो इंग्लिश में, यानी आप इसको हिंदी में बोलते हो चम्मच, यानी आपने इसमें मिला दी 1 चम्मच चीनी। आपके पास एक जग था पानी का, समझना बिल्कुल ध्यान से। इस एग्जांपल के द्वारा आपको तीनों विलयनों के बारे में
पूरी जानकारी मिल जाएगी। और फिर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल और दूंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन होते क्या है। पहले आप बात को समझो ध्यान से। आपके पास एक पानी का जग है, उस पानी के जग में 100 ml आपने वाटर डाल दिया, भरा हुआ है आपने। अब उसमें क्या किया आपने, एक चम्मच ली चीनी की, उसको डाल दिया और फिर आपने उसको क्या कर दिया, घोल दिया। घुल जाएगी वो, घुल जाएगी भाई। फिर आपने क्या किया भाई, आपके पास 100 ml पानी था, उसमें आपने 1 चम्मच डाली, वो घुल जाएगी। फिर आपने क्या किया, 1 चम्मच और डाल दी, फिर घुल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो पानी था उसमें अभी विलय की और मात्रा घोली जा सकती है भाई। इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास पहले 100 ml पानी था, उसमें आपने 1 चम्मच डाली, वो घुल गई। फिर आपने दूसरी चम्मच डाली, वो भी घुल गई। फिर आपने तीसरी चम्मच डाली, वो भी घुल गई। इसका मतलब ये हुआ अभी पानी और, मैं कहूंगा इसका मतलब ये हुआ अभी पानी और चीनी को घोल सकता है। ये तो मतलब हुआ, क्योंकि आपके पास 100 ml पानी था, उसमें आपने 1 चम्मच डाली चीनी की, वो घुल गई। फिर आपने दूसरी डाली, वो भी घुल गई। फिर आपने तीसरी डाली, वो भी घुल गई। इसका मतलब आपका पानी 3 चम्मच चीनी को तो घोल चुका। इसका मतलब वो और चीनी घोल सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ वो और चीनी घोल सकता है। इसका मतलब उसमें अभी संतृप्तता की स्थिति नहीं आई। बताओ उसको क्या संतुष्टि हुई है क्या? उसने जब 1 चम्मच डाली तो भी वही बात थी, जब उसने आपने दूसरी चम्मच डाली तो भी उसके साथ तो वही बात हुई, जब आपने तीसरी चम्मच डाली तो भी उसके साथ तो वही बात हुई। इसका मतलब ये हुआ उस पानी में आप मान लो 3 चम्मच चीनी घोल सकते हो और आपने मान लो पहले 1 ही चम्मच डाली थी, तो बताओ उसके पास 2 चम्मच डालने की जगह और ठीक ही नहीं थी। भाई आपके पास 100 ml पानी है और मान लो उस 100 ml पानी में आप 3 चम्मच चीनी की घोल सकते हो। अगर मान लो आपने 1 चम्मच ही चीनी की डाली है तो बताओ अभी उस टाइम उसमें 2 चम्मच डालने की जगह और है कि नहीं? क्योंकि आप जानते हो कि 100 ml पानी में हम कितनी चम्मच घोल सकते हैं, चीनी की 3। अभी तक आपने 1 चम्मच ही घोली है। इसका मतलब उस विलयन में अभी 2 चम्मच चीनी की और घोली जा सकती है। मतलब उसमें अभी संतृप्तता की स्थिति नहीं है। संतृप्त तो कब होगा, जब आप उसमें कितनी चम्मच चीनी डाल दोगे, 3। यानी उसकी रिक्वायरमेंट है 3 चम्मच की, आपने कितनी चम्मच डाली है, 1। तो अब जो विलयन बनेगा उस विलयन को बोलेंगे हम असंतृप्त विलयन। सुना बिल्कुल बात ध्यान से। आपके पास 100 ml का पानी का जग है और मैं कह रहा हूं कि 100 ml पानी के जग में आप अधिकतम 3 चम्मच चीनी के डाल सकते हो और उसे घोल सकते हो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने केवल 1 चम्मच ही चीनी की डाली। मतलब उस विलयन में अभी 2 चम्मच चीनी की और डाली जा सकती है, लेकिन आपने कितनी डाली, 1। तो बताओ जो विलयन वो बना है 1 चम्मच चीनी डालने के बाद, क्या उसको संतृप्तता मिलेगी क्या? क्योंकि वो संतृप्त कब होगा, जब उसको 2 चम्मच चीनी की और मिल जाए। लेकिन आपने कितनी चम्मच डाली, 1। तो बताओ विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। अब परिभाषा समझो ध्यान से। वह विलयन जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में विलय घुला होता है उस विलयन को बोलते हैं हम कौन सा विलयन, असंतृप्त। यानी जिसमें विलय की मात्रा आवश्यकता से कम होती है उस विलय को बोलते हैं हम असंतृप्त विलयन। बात समझ आई? यानी उस 100 ml वाटर के लिए 3 चम्मच चीनी की आवश्यकता थी, लेकिन आपने उसमें केवल 1 चम्मच ही चीनी की डाली, इसलिए वो विलयन क्या कहलाएगा भाई, असंतृप्त विलयन। यानी कहने का मतलब यह है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम होती है उस विलयन को बोलते हैं हम असंतृप्त विलयन। और बताओ असंतृप्त विलयन में आप और चम्मच चीनी की डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते? डाल सकते हो। तो मैं दूसरा पॉइंट तो क्या कह सकता हूं कि असंतृप्त विलयन में और अधिक विलय की मात्रा घोली जा सकती है। बताओ बात सही कि नहीं? क्योंकि अरे भाई ऊपर से चीनी डालोगे वो विलय तो है, और वो कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, उसे आप विलय तो बोलोगे। तो चम्मच रिक्वायरमेंट 3 थी, आपने 1 मिलाई, अभी तक 2 मिला सकते हो, नहीं मिला सकते हो? बताओ विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। क्लियर है बात? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम उपस्थित होती है उस विलयन को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। और इस विलयन में और अधिक विलय की मात्रा घोली जा सकती है क्योंकि वो क्या है, असंतृप्त। दूसरी बात होगी संतृप्त विलयन के बारे में। मैंने कहा आपका 100 ml का जग है, उस 100 ml के जग में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 3 चम्मच की है और आपने 3 की 3 चम्मच उसमें क्या डाल दी भाई, चीनी। बताओ संतृप्त हुआ कि नहीं हुआ? कि मैं तो 3 चम्मच को ही घोल सकता था और मुझे 3 की 3 चम्मच मिल गई, इसका मतलब विलयन क्या हो गया, वो संतृप्त। तो परिभाषा क्या बनेगी, वह विलयन जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा पूरी तरह घुली होती है उस विलयन को बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। और बताओ क्या संतृप्त विलयन में आप और अधिक विलय की मात्रा घोल सकते हो क्या? नहीं घोल सकते, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी 3 की और 3 की 3 आपने डाल दी, तो विलयन क्या हो गया अपने पास, संतृप्त।
अब कहोगे सर अति संतृप्त विलयन क्या है? अब सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास 100 ml पानी है, उस पानी में अधिकतम आप 3 चम्मच चीनी डाल सकते हो, लेकिन आपको तो 5 चम्मच मिलानी है, उसे और मीठा करना है, तो आप क्या करोगे? उसे कर दोगे आप गर्म। क्या कर दोगे उसे आप? भाई आपके पास जग था, उसमें 100 ml पानी था, उसमें आपने 3 चम्मच डाल दी चीनी की, लेकिन आपको 2 चम्मच और मिलानी है चीनी की, तो आप कर दो इसे गर्म। जैसे आप इसे गर्म करोगे तो ये 2 चम्मच चीनी की है वो भी इसमें घुल जाएगी, मतलब तापमान बढ़ाने पर घुल जाएगी चीनी। लेकिन होगा क्या? चीनी तो आपने घोल तो दी, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे आप इसको ठंडा करोगे, जैसे मान लो आपके पास पानी था, उस पानी में आपको 5 चम्मच चीनी मिलानी थी, वो मिल तो नहीं रही थी, लेकिन आपने उसे गर्म करके उस चीनी को मिला दिया, मिल तो जाएगी, वो विलयन तैयार हो जाएगा। उस विलयन को बोलेंगे अति संतृप्त विलयन, यानी जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से ज्यादा घुली होती है। आवश्यकता तो 3 की थी, आपने कितनी डाल दी? उसमें 5। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से ज्यादा घुली होती है, उस विलयन को बोलते हैं हम अति संतृप्त विलयन। और इस विलयन में होगा क्या? आप घोल तो लोगे, लेकिन जैसे ही आप ठंडा करोगे तो जो 2 चम्मच चीनी की एक्स्ट्रा आई है वो इसके पैने में क्या हो जाएगी भाई? जमा, यानी उसका हो जाएगा अवक्षेपण। क्या हो जाएगा उसका? अवक्षेपण। तो होता ये कि जब कभी अति संतृप्त विलयन को ठंडा किया जाता है तो उसमें कौन सी घटना आ जाती है भाई? अवक्षेपण की। कौन सी घटना आ जाती है? अवक्षेपण। और अवक्षेपण क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जो 2 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी की डाली थी वो कहां जाएगी भाई? वो बाहर तो निकलेगी ना, और बाहर निकल के कहां जाती है? इस जग में या परख ले जो भी आप लो, उसके पैने में। उसको बोलते हैं हम अवक्षेपण। इसे क्या बोलते हैं हम? अवक्षेपण। और इस विलयन को क्या बोलते हैं हम? अति संतृप्त विलयन। क्लियर है बात? ध्यान से देख लीजिए आपको तीनों बात समझ में आ जाएगी कि अति संतृप्त विलयन है क्या। तो सुनो ध्यान से बात। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम होती है उसे बोलते हैं हम असंतृप्त। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा के अनुसार होती है उसे बोलते हैं हम संतृप्त। और वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से ज्यादा घुली होती है उसे बोलते हैं अति संतृप्त। इसमें आप और विलय को डाल सकते हो, इसमें आप नहीं डाल सकते। इसमें आप डाल तो दोगे, लेकिन घटना कौन सी हो जाएगी भाई? अवक्षेपण। अब मैं आपको एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल देता हूं। आप कहीं पर खाना खाने गए और मान लो आप 10 पूड़ी खाते हो। मान लेना कि मान लो आप 10 पूड़ी खाते हो, तो मान लो आपने 5 पूड़ी खाई, तो आपके पेट में अभी 5 पूड़ी की जगह है खाने के लिए। आइसक्रीम मान लो कि आप तो सर मैं तो 5 आइसक्रीम खाता हूं, लेकिन मैंने 2 ही आइसक्रीम खाई, इसका मतलब मेरे पेट में अभी 3 आइसक्रीम खाने की जगह है। तो आप कौन क्या कहलाओगे? असंतृप्त। आपको संतृप्ति कब मिलती? जब आप पूरी की पूरी 5 आइसक्रीम खा जाते, लेकिन आपने 2 ही खाई है, तो आप क्या हो गए भाई? असंतृप्त। यानी अभी भी आपके पेट में 3 आइसक्रीम खाने की और जगह है। बताओ होगी कि नहीं? संतृप्त का मतलब क्या होगा? आप 5 आइसक्रीम खाते हो और आपने 5 की 5 खा ली। बताओ संतृप्त हुए कि 5 खानी थी, 5 की 5 खा लिया, भाई अपन तो संतृप्त हो गए। उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। अति संतृप्त मतलब क्या होगा? खानी तो 5 थी, खा लिया आपने 10। अब 10 तो खा ली, पेट आपका हो जाएगा भारी, बिल्कुल ऐसे ना इधर घुमा जाएगा ना इधर घुमा जाएगा। फिर क्या होगा? जैसे साइड में आए उल्टियां होना क्या हो जाएगी? स्टार्ट। यानी पहले खा तो लिया आपने, थोड़ी देर बाद में आपका जो एक्स्ट्रा वो 5 कुल्फियां थी, बताओ उल्टी के द्वारा बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? उसे बोलते हैं हम अवक्षेपण। आपका अवक्षेपण क्या होगा? जो आपने खाया था वो क्या निकल जाएगा? सीधे की सीधे बाहर। इस प्रकार आप इन तीनों विलयनों को इस बेसिक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। क्लियर है बात? अगले वाले लेक्चर में फिर डिस्कस करूंगा मैं संतृप्त विलयन के बारे में, असंतृप्त विलयन के बारे में और अति संतृप्त विलयन के बारे में। लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों विलयन की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से मिल गई होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।